फिर से एक बार गौरवशाली उत्तर प्रदेश बनाना, उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार सबसे समृद्ध राज्यों की सूची में सबसे ऊपर ले जाना, उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार सबसे सलामत राज्यों की सूची में सबसे ऊपर ले जाना, उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार सबसे शिक्षित राज्यों की सूची में सबसे ऊपर ले जाना और उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार देश का सांस्कृतिक नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करना, ये लक्ष्य लेकर हम 2014 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर काम कर रहे हैं। भैया बैठ जाइए आप प्लीज, मैं यहीं खड़ा रहकर बोलूंगा, आप जरा भी चिंता मत करिए। अरे बैठ जाओ अब भाई, मैं जिद्दी प्रकार का आदमी हूं, नहीं बोलूंगा भाई। मित्रों, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि जनमानस की स्मृति बहुत अल्पजीवी होती है। जिस उत्तर प्रदेश को मैं बचपन से एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते देखता था, हमेशा आकर्षण रहता था। इतिहास का कोई भी पन्ना उठा लो, कोई भी कालखंड का पन्ना उठा लो, जिसमें उत्तर प्रदेश मिलता था। चाहे रामायण काल की बात हो, चाहे महाभारत काल की बात हो, चाहे मुगल काल की बात हो, चाहे आजादी का आंदोलन हो, चाहे आजादी के बाद की बात हो, उत्तर प्रदेश देश के इतिहास में, देश के सांस्कृतिक धारा प्रवाह में और देश के पुनर्निर्माण के यात्रा में केंद्र बिंदु रहता था। और देखते देखते जैसे जैसे उम्र और समझ बढ़ती गई, हमने उत्तर प्रदेश को गिरते हुए भी देखा। ये सारी चीजों में कोई ना कोई कारण से उत्तर प्रदेश गिरता गया और बाद में एक दौर आया, अस्थिरता का दौर आया। बार बार मुख्यमंत्री बदलने लगे, बार बार सरकारें बदलने लगी, बार बार पार्टियां बदलने लगी, पार्टियां टूटने लगी, बिगड़ने लगी, बनने लगी और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर अस्थिरता का दौर भी हमने देखा है। और स्थिति यह आ गई कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की सूची में आ गया। बीमारी राज्यों की व्याख्या किसी विद्वान अर्थशास्त्री ने करी थी। उसमें बी से बिहार था, यू से उत्तर प्रदेश था, एम से मध्य प्रदेश था और एक राजस्थान था। ये चारों राज्यों को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि उसमें उत्तर प्रदेश में 2013 में देश में एक भयंकर असमंजस जैसी स्थिति आ गई। 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली। देश में बिल्कुल अराजकता का 2013 में माहौल था। देश की बाहरी सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था, आंतरिक सुरक्षा जरा भी ठीक नहीं थी। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती थी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार एक फिल्मी कथा की तरह लोगों के मानस पटल पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दिखाई पड़ते थे और सरकार निरुत्तर सी खड़ी थी। दुनिया ने भी देश को देखने का नजरिया बदलने लगा था। देश की सरकार इस तरह से चलती थी कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को जानने वाले पंडित कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। एक ऐसा मंत्रिमंडल चलता था जिसमें हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री समझता था। प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। इस प्रकार की विचित्र प्रकार की स्थिति पूरे देश में निर्मित हुई और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय किया कि चुनाव हम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव अभियान भी चला। मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव अभियान में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी गई और मेरा उत्तर प्रदेश की राजनीति से पहली बार प्रत्यक्ष संबंध आया। 2013 के मई के आसपास मैं उत्तर प्रदेश में आया। उत्तर प्रदेश को दूर से देखते थे, नजदीक से देखने लगे। यहीं लखनऊ में रहता था
मगर दूर से देखता था कोई भी चीज कैसे ठीक नहीं हो सकती। नजदीक से आकर समस्याओं का विकराल स्वरूप देखकर अच्छे खासे व्यक्ति का आत्मविश्वास दिख जाए, इस प्रकार की स्थिति को हमने देखा। मैं सिर्फ राजनीतिक स्थिति की बात नहीं करता, समाज जीवन के हर क्षेत्र के अंदर गर्त से भी नीचे तक स्थिति को सपा बसपा सपा के 15 साल के शासन ने पहुंचाया था। क्योंकि जो शासन नीतियों के आधार पर नहीं चलता, परिवार की विंग्स के आधार पर चलता है, जो शासन सबके कल्याण के लिए काम नहीं करता, एक समूह के कल्याण के लिए काम करता है, जो शासन संविधान और कायदे और कानून के हिसाब से नहीं चलता, वोट बैंक को अपीस करने के लिए, इसका तुष्टीकरण करने के लिए चलता है, तो अपने आप समाज जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट आना शुरू होती। और वो गिरावट की चरम सीमा 2013 में थी। उस वक्त हमने प्रचार चालू किया। मोदी जी ने उसके पहले एक लंबा समय गुजरात के अंदर शासन किया था और गुजरात के शासन की महक उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के अंदर पहुंच चुकी थी। सबको लगता था कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। और एक राजनीतिक विश्लेषणकर्ता के नाते में उस समय का विश्लेषण करूं तो देश पूरा, देश के समाज जीवन के हर क्षेत्र के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे गरीब से गरीब लोग हो, चाहे धनी से धनी लोग हो, विद्वान से विद्वान व्यक्ति हो या अनपढ़ अंगूठा लगाने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति ऐसा सोचता था कि हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हो गई है, ये डिलीवर नहीं कर पाएगी। और उस वक्त मोदी जी ने गुजरात में जो शासन चलाया वो सबको एक दरिया में दूर से दिखाई देने वाली अमास की रात्रि में दीवादांडी जैसे दिखाई पड़ता है, ऐसी लाइट दिखाई पड़ी कि ये व्यक्ति शायद कुछ कर सकता है। और देश पूरा उनके पीछे छूटा और देश में परिवर्तन आया। उत्तर प्रदेश में उस वक्त मैं बाय रोड हर जनपद, हर तहसील पर जाने का प्रयास किया था, मेरी पार्टी के संगठन के काम के लिए, चुनाव के काम। उत्तर प्रदेश को जाना, पहचाना, उत्तर प्रदेश की समस्याओं को भी पहचाना। और मोदी जी की सरकार जब 2014 में बनी, तब उसके बाद में उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का एक यज्ञ और यत्न दोनों शुरू हुए। मोदी जी ने जो उत्तर प्रदेश के आगे ले जाने का जो यत्न किया, प्रयास किया, वो प्रयास में सबसे बड़ी बाधा राज्य सरकार थी। कोई भी स्कीम भेजो, उसको वो अपनी वोट बैंक के सांचे में डालकर उसको सीमित कर देते थे। आप एक जाति के हो तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मानो राशन भेजो तो एक जाति और एक धर्म को लोगों को ही मिलेगा। घर भेजो तो एक जाति और एक धर्म के लोगों को। कोई भी स्कीम को भेजो, इसको सिकुड़ कर उसका दायरा 20% के अंदर कर देते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में फीता ही काटना, उद्घाटन करने की नौबत ही नहीं आती थी। फिर प्रोजेक्ट चलते रहते थे सालों सालों तक, प्रोजेक्ट भुला भी दिए जाते थे। मैं बीच में बाद में पूरी बात बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ा जरा ज्यादा गंभीर हो गए हंसाने के लिए कहता हूं। अभी अभी 2 सिंचाई योजना का उद्घाटन मोदी जी ने किया, इसकी आयु मुझसे ज्यादा है। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने जिसका भूमि पूजन किया था, उसका उद्घाटन अभी मोदी जी ने अभी अभी किया। और 57 तो मुझे ही हो गए। 59 साल की आयु वाली वो योजनाएं थी जिसका पत्थर भी गुम हो गया था। हमने ढूंढ ढांड कर जवाहरलाल जी का नाम रखकर पत्थर को फिर से लगवाने का काम किया। इस प्रकार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर थी। और उस वक्त ये बहुत जरूरी था कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बने जो सरकार राजनीतिक स्थिरता दे, जो सरकार नीतियों की दृष्टि से सातत्यपूर्ण तरीके से चले, कानून और व्यवस्था को ठीक करे, जो सरकार ट्रांसपेरेंट हो, जिसके अंदर करप्शन का कोई स्थान न हो, पारदर्शी हो, वचन में भी पारदर्शिता हो, कृति में भी पारदर्शिता हो, और जो सरकार लोगों के प्रति संवेदनशील हो।
ये 5 आयाम सरकार के हो ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरी थी, वरना उत्तर प्रदेश का पुनरुत्थान, उत्तर प्रदेश का पुनर्निर्माण और उत्तर प्रदेश के गौरव की पुनर्स्थापना असंभव थी। हमें उस वक्त कोई चेहरा तो तय नहीं कर पाए, मगर मोदी जी के नेतृत्व पर सबको भरोसा था। हम चुनाव में कूदे, नोटबंदी हुई, नोटबंदी के कारण सबके हौसले बुलंद थे, साफ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, मगर मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जब निकले और फिर से एक बार 2014 की तरह हमारी चुनाव अभियान शुरू हुआ, चलते 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 अंत में जब काउंटिंग हुआ 325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया। और मैं आज आपके सामने आया हूं, अगले 5 साल आप भारतीय जनता पार्टी को जरूर दीजिए, ये कहने के लिए आया हूं। परंतु साथ में हमने जो वादा किया था राजनीतिक स्थिरता का, हमने जो वादा किया था सातत्यपूर्ण नीतियों का, हमने जो वादा किया था कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बदलने का, हमने जो वादा किया था पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जो कहा वो करने वाली सरकार का, और हमने एक वादा किया था संवेदनशील सरकार का, वो वादों का हिसाब किताब भी मैं लेकर आया हूं। मुझे आपका समर्थन जरूर चाहिए, मेरी पार्टी को आपका आशीर्वाद जरूर चाहिए, हमारे सभी प्रत्याशियों को आपका समर्थन और आशीर्वाद दोनों चाहिए, परंतु हमारे काम के आधार पर चाहिए और विनम्रता के साथ ये काम हम आपके सामने रखे। इसलिए आज मुझे यहां पार्टी ने खड़ा रहने का काम किया। मित्रों, 2014, 17 और 19 में तीनों चुनाव में हमने विजय प्राप्त करी। वो विजय में हमारा कुछ नहीं था। मैं बहुत मन से बात करना चाहता हूं, 2014 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, ये विजय में हमारा कुछ नहीं था। आपका ही आशीर्वाद और समर्थन था जिसने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जीता। और उसके आधार पर जब सरकार चलाने का मौका आया, तब हमने देखा कि उत्तर प्रदेश पहले क्या था और अब क्या बनाना है। इसके आधार पर 2017 का हमारा घोषणा पत्र हमने जारी किया था। मैं बड़ी बड़ी बात करूं तो घोषणा पत्र के 92.6% वादों को आज पूरा कर कर हम आपके साथ सामने खड़े हैं। 92.6% वादे हमने समाप्त कर दिए। कुछ चीजें तो आपके ध्यान में भी है, मगर मैं कुछ चीजों को ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये उत्तर प्रदेश, मैंने जैसे कहा, महाभारत कालीन सभ्यता यहां है, रामायण कालीन सभ्यता है, तो उत्तर प्रदेश को यहां का व्यापार, यहां की कला, ये भी महाभारत कालीन और रामायण कालीन है। रामायण काल से चली आ रही, महाभारत काल में ज्यादा पृष्ठ हुई, उसके बाद में और पृष्ठ। एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूं जिसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। हमारे घोषणा पत्र में मुझे उस वक्त बहुत पत्रकारों ने पूछा था इसका मतलब क्या है, क्या हो जाएगा इस। हमने कहा था एक जनपद एक उत्पाद हम तय करेंगे, और एक जनपद एक उत्पाद के तहत जो परंपरागत उत्पाद थे हर जनपद के, उसके मार्केटिंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार पूरा करेगी और उनको वो उत्पाद में उत्पादन करने के लिए कार्यशील मूड़ी और पूंजीगत मूड़ी भी देगी। आज मैं आपको कहने आया हूं 80 के 80 जनपद के एक एक उत्पाद तय हो चुके हैं और लगभग 1.5 करोड़ लोग इससे रोजगारी प्राप्त करें। एक छोटा सा विचार 1.5 करोड़ लोगों को रोजगारी देता है। और आज जब कन्नौज का अत्तर विदेश में भी जाता है और उत्तर प्रदेश की ब्रांड बनाता है, तब जाकर संतोष होता है कि एक छोटा सा काम कितना परिणाम दे सकता है। मित्रों, मैं क्रम में ही बोलूंगा कि संजय सेठ जी ने हुक्म किया है कि 40 मिनट में मुझे समाप्त करना है, तो
आप लोगों का समय भी बहुत मूल्यवान है। तो सबसे पहले हमने राजनीतिक स्थिरता दी। हमने एक ऐसी सरकार बनाई जो 325 सीटों के बहुमत के साथ थी। योगी जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया और योगी जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चली। कोई टांग खींचाई नहीं, कोई उठापटक नहीं, कोई मुख्यमंत्री की बदल नहीं, कोई ज्यादा मंत्री परिषद में भी बदलाव नहीं, और एक राजनीतिक स्थिरता के साथ सरकार चलाने का हमने काम किया। मैं इसलिए कह रहा कि राजनीतिक स्थिरता और पार्टियों में भी होती है। मानो कांग्रेस पार्टी, तो वहां राजनीतिक स्थितियां पीढ़ियों की है और कोई बन ही नहीं सकता। गांधी परिवार के अलावा कोई बन ही नहीं सकता। एसपी तो मुलायम सिंह, अब अखिलेश जी, बाद में जो बच्चा होगा, जो बड़ा हो जाएगा वो आएगा। तो वहां पर भी राजनीतिक स्थिरता है, मगर ये राजनीतिक स्थिरता अलग प्रकार की। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के साथ सबको समन्वय कर चलने का, नेतृत्व का स्वभाव बनाना, और उसके बाद भी राजनीतिक स्थिरता रखना, नीतियों में सातत्यपूर्ण तरीके से इसका अमल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया, और आज इसके सुफल उत्तर प्रदेश को भी मिल रहे हैं। और जब मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश को मिल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, 22 करोड़ की आबादी है, तो उत्तर प्रदेश को साथ साथ देश को भी मिल रहे हैं। दूसरा मैंने मुद्दा कहा कि सातत्यपूर्ण नीतियों के आधार पर चले। आज मैं कह सकता हूं आपको कि हमने सबसे पहले तय किया था कि जिस प्रदेश में अगर 21वीं शताब्दी में आगे बढ़ना है और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, तो वो प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 5 साल में प्रस्तावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज 8 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं। 70 साल में 2 आधे अधूरे प्रयास। अच्छा था, इसलिए मैं इसको एक्सप्रेसवे कह ही देता हूं, मगर एक्सप्रेसवे न कह सके ऐसे 2 एक्सप्रेसवे आधे अधूरे कोई बनाकर गया था। हमने 5 साल में 5 एक्सप्रेसवे नए जोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश को एक कनेक्टिविटी देने का काम, और अगले 5 साल में एक्सप्रेसवे के साथ सारे जनपदों को जोड़ने की योजना है। आप कल्पना करिए, इतना बड़ा प्रदेश जो पूरे यूरोप जितनी आबादी रखता है, उसको 5 एक्सप्रेसवे से वाराणसी, सोनभद्र से लेकर गाजियाबाद और तराई से लेकर लखनऊ तक जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस का एक्सटेंशन हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो। परंतु इसके साथ अब हम हर जनपद को जोड़ना चाहते हैं। लगभग 14,471 किलोमीटर जो रोड्स बने थे, उसका चौड़ीकरण भी किया और सुदृढ़ीकरण भी किया, इसको मजबूती प्रदान की, और उसको 4 वे थे वहां 6 वे, 2 वे थे वहां 4 वे बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक 5 ही साल के अंदर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी, लखनऊ आदि अखिलेश जी कर गए थे, ट्रायल दिखा दिया था। ये सारे शहरों में मेट्रो पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, 10 शहरों में मेट्रो पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अलावा हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी वायबिलिटी चेक करने में ही कई साल चले जाते। हमने सबसे पहला काम किया कि वायबिलिटी चेक ही नहीं करनी है, ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए वायबल है कर हमने उसको शुरू किया, और आज 10 के 10 शहरों में मेट्रो का काम शुरू हो गया।